अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी ब्लॉग्स। सिंध पर अंग्रेज़ों के कब्ज़े से पहले दो काबिल ज़िक्र ख़ानदानों ने यहाँ हुकूमत की। पहला ख़ानदान कुल्हड़ा ख़ानदान था, जो अपने शजर नसब अब्बासियों के साथ जोड़ता है। उन्होंने 83 साल यहाँ हुकूमत की, लेकिन 83 साल हुकूमत करने के बाद जब अब्दुल नबी कल्होड़ो यहाँ के बादशाह थे यानी सिंध के, तो उनके जो अमीर थे यानी उनके जो दरबारी या मुलाजिम थे वो थे तालपुर। मीर सोहराब अली ख़ान तालपुर ने उनका तख्ता उल्टा और फिर 60 बरस तक आगे तालपुर की हुकूमत रही। ये अलग बात है कि तालपुरों में कभी इत्तफाक नहीं रहा। 3 भाई थे, 3 भाइयों ने सिंध को 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक के हिस्से में हैदराबाद आया, दूसरे के हिस्से में मीरपुर ख़ास और तीसरे ने अपने कदम खैरपुर में जमाए। इन्होंने इन 60 सालों में 23 किले या तो तामीर किए या इनके कब्ज़े में थे, यानी तीनों तालपुरों के कब्ज़े में। जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ यहाँ कभी एक मोहनजोदाड़ो से भी पहले का यानी 500 साल पहले का एक गांव आबाद था। मेरे जो पीछे पहाड़ी आपको नज़र आ रही है उसका नाम था डीजी। इस जो है वो पहाड़ी पर एक किला तामीर किया गया, जिसे अब हम और आप कोट डीजी फोर्ट के नाम से जानते हैं। किले का नाम नवाब अहमद अली ख़ान तालपुर के नाम पर अहमदाबाद फोर्ट रखा गया या किला अहमदाबाद रखा गया, लेकिन चूँकि ये कोट डीजी में वाक़ है लिहाजा इसे आम तौर पर कोट डीजी फोर्ट ही कहा जाता है। तारीख़ी दरवाज़ा और ये वही पुराने दौर का जो है वो छोटी इनकी तामीर है। इसकी बड़ी बुलंदो बाला कम से कम कोई 30 फीट ऊंची इसकी फसील है। ये मैं उसके जो है वो मरकज़ी दरवाज़े पर खड़ा हूँ, अंदर ले चलता हूँ आपको किले का जो है वो दिखाता हूँ कि जो है वो किले में क्या कुछ है, मीरों ने क्या कुछ जमा किया था। सबसे पहले ये इसका पहला गेट है, पैरियों दरवाज़ों, ये सिंधी में लिखा हुआ है। और ये जो इसका गेट है ये वही पुराना गेट है लगा हुआ, जैसा कि मुग़लों के किलों में या दूसरे सलातीन के किलों में हुआ करता था। ये नोकदार कील लगे हुए हैं, बड़े मोटे कील हैं और बहुत भारी भरकम दरवाज़ा है। ये जो कील लगाए जाते थे ये आमतौर पर हाथियों का हमला रोकने के लिए लगाए जाते थे, क्योंकि ज़ाहिर है जो कुछ भी है हाथी की खाल जिस्म है तो जानवर और लोहे से लड़ नहीं सकता, तो ये जो कील लगाए गए थे ये उन्हीं हाथियों का हमला रोकने के लिए लगाए गए थे। ये उसका जो है वो एक आप ड्योढ़ी कह सकते हैं या ज़ेरी सहन कह सकते हैं। उसके बाद इसके ऊपर जो है वो सीढ़ियाँ हैं, ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं, यानी किले की जो मरकज़ी इमारत है। मरकज़ी दरवाज़े से जैसे ही अंदर आते हैं तो सीधे हाथ को, ये वाशरूम तो खैर अभी ताज़ा बने हैं क्योंकि पहले यहाँ इस तरह का कोई इंतज़ाम नहीं होता था। ये एक कुआँ बना हुआ है जो इस किले में रहने वाले अफराद की ज़रूरियात को पूरी किया करता था पानी के हवाले से। पानी अभी इसमें मौजूद है, लेकिन पानी के साथ साथ और लवाज़मात इतने हैं कि अब ये पीने के काबिल नहीं रह गया। इंफॉर्मेशन सेंटर बना हुआ है और ये ऊपर जाने का रास्ता है। आइए आपको जो है वो ऊपर ले चलते हैं और किले का जो ढांचा है मरकज़ी वो दिखाते हैं। ये तोप का, छोटी तोप का एक जो है वो मॉडल नस्ब हो सकता है, मुमकिन है ये तोप ही रही हो किसी ज़माने में, लेकिन बहरहाल ये इस वक्त मुझे मॉडल लग रहा है। बहुत सारे नोटिस लिखे होते हैं तहफ़्फ़ुज़ आसार क़दीमा, और एक मज़े की बात यह है कि ये नोटिस तो लिखे होते हैं कि फ़लाँ को अगर नुकसान पहुँचाएगा तो 3 साल कैद या 5 लाख रुपए जुर्माने या दोनों सज़ाओं का मुस्तहब होगा। लेकिन किसी भी यादगार के लिए या आसार क़दीमा के लिए कोई बंदोबस्त नहीं किया जाता। सारी हिफाजत इन बोर्डों पर छोड़ दी जाती है। लोग समझते हैं कि पाकिस्तानी कौम जो है बड़ी ज़िम्मेदार कौम है और इन बोर्डों पर अमल करते हुए जो इस पर हिदायत लिखी हुई हैं उन्हें नज़रअंदाज नहीं करेगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी ना इन हिदायत को पढ़ते हैं, ज़्यादती गवारा नहीं करते इनको पढ़ने की, तो हमने हिफाजत क्या करनी है। ये 30 फुट ऊँची फसील यानी ये जो बैरूनी जो जगह है या सहन है, हम उसके ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ढलवानी रास्ता है, कहते हैं कि जो है वो किसी ज़माने में सीढ़ियाँ भी बनी हुई थी। मेरा ख़्याल है कि ये साइड पर सीढ़ियाँ हैं और इधर से घूमकर जो हाथी वगैरह है वो ऊपर जाया करते थे। जी बिल्कुल ये सीढ़ियाँ हैं और हम सीढ़ियों से चलते हैं, लेकिन मेरे साथी ये कह रहे हैं जी सीढ़ियों से नहीं जाना बल्कि जो है वो इधर से जाना है, तो हम इधर से चलते हैं और फिर इसके जो
किले का जो दरवाज़ा है, अंदरूनी दरवाज़ा आप इसे कह सकते हैं। आमतौर पर उस ज़माने में अंदर कोट कहा जाता था किले के अंदरूनी हिस्से को। तो ये अच्छी खासी मुशक्क़त का काम इन लोगों ने करवाया मुझसे। ये सारे मेरे कुंभ के साथी हैं, इनका मैं तारुफ़ करवाऊँगा किले के अंदर किसी मुनासिब मौके पर पहुँचकर। तो इनका कहना ये कि जी इधर से जाया जाए। ऐसे लग रहा है जैसे हम तोपे घसीटते हुए हाथियों के झुरमुट में किले पर चढ़ रहे हैं, और थोड़ी देर बाद मेरी सांस फूल जानी है, फिर आपको मेरी आवाज़ नहीं आनी, और आपने कहना जी क्या बूढ़े हो गए। तो बूढ़ा तो मैं हो गया हूँ, इस पर कोई शक नहीं है। अब आवाज़ आना या ना आना या सांस फूलना ये अलग बात है, लेकिन बहरहाल हम चल रहे हैं जहाँ आवाज़ बिल्कुल जवाब दे देगी, यानी सांस ज़्यादा फूल जाएगी, मैं चुप हो जाऊँगा। ज़ालिमो उधर से ठीक नहीं था, वहाँ से रास्ता था ही नहीं। अच्छा रास्ता नहीं था वो, वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, शुरू हो गई। अच्छा क्या बात है। अच्छा ये भी आगे सीढ़ियाँ भी हैं, यानी अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, बहुत से इम्तिहान और हैं जी। ये बुलंद वाला फसील, ये तो अभी आगाज़ है। अच्छा गेट ये दूसरा वाला, ये दूसरा दरवाज़ा आ गया जी सामने। इन लोगों ने मुझे डरा दिया, कहते हैं भी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा। आगे जाने से पहले मैं जी यहाँ को थोड़ी देर आराम फरमाऊँगा। मेरे साथ जो पहलवान आए हुए हैं ना, उनकी भी सांस फूल रही है। ये पहलवान नज़र आए, धूप में आओगे तो शक्ल नज़र आएगी, पर असर पहलवान ही लोगोगे दूर से। बहुत शुक्रिया गिलानी साहब। ये किले का दूसरा दरवाज़ा, ये भी बुलंदों वाला है, और इसके दरवाज़े पर भी उसी तरह मीखें लगाई गई हैं लोहे की, हाथियों के हमले को रोकने के लिए। और अभी ये बहुत मजबूत है। मेरा ख्याल है कि अगर खुदा न खास्ता कोई बंदा गलती से भी टकरा जाए इनसे, तो वो ये मीखें जो है उसके जिस्म में गड़ जाएंगी। मुझे बताया गया है कि जितना रास्ता हमने तय किया, अभी इससे 2 तिहाई रास्ता भी बाकी है ऊपर पहुंचने के लिए। ये इसका जो है वो बुलंदों वाला छत, ये हमारे एक नौजवान मुहाफिज कुछ लोगों के साथ आए हुए हैं, खुश रहे हैं। और ये जनाब कुछ फॉरनर्स आए हुए हैं। हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू, हाउ डू यू फाइंड दिस आर्किटेक्चर? From in which country do you belong? Italy. Italy. Okay. You don't. You can't speak English. Okay. Good luck. Thank you. चलें जी, हम चल रहे हैं इटली के। कुछ सयाह यहाँ आए हुए थे, हमने कोशिश की कि अगर वो अंग्रेज़ी जानते हैं तो उनसे कुछ इस किले के हवाले से पूछा जाए, ये स्ट्रक्चर उन्हें कैसा लगा। लेकिन वो इटालियन हैं, उन्हें जो है ना वो अंग्रेज़ी नहीं आती। तो ये जनाब लंबा सफ़र है, और सबसे बड़ी बात यह कि हमें पहाड़ी पर चढ़ना है। तो ये सामने स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है किले का, बड़ी मजबूत दीवारें अब भी कायम दायम है। सुनने में आया है कि हाल ही में इसकी रिपेयर भी की गई है, यानी इसकी जो है वो मुरम्मत और तज़ीन व आराइश भी की गई है। ये एक सामने बुर्ज नज़र आ रहा होगा, मैं ऊपर चल के भी आपको दिखाता हूँ। इस पर जो है वो अलम लगा हुआ है, और वो अलम लहरा रहा है मौला अब्बास का हर जगह। तालपुर जो है वो इस चीज़ का बहुत एहतराम करते थे और करते हैं। ये चौड़ी ईंट शुरू हो गई है यहाँ पर, और यहाँ हमें लगता है कि फिर सांस लेनी पड़ेगी, बड़ी अमूदी चढ़ाई है यहाँ सामने। हम तीसरे दरवाजे तक पहुँच गए, 3rd गेट, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आराम फरमाया जाए। इससे पहले कि तीसरे दरवाजे के मार्ग का चढ़ाई का शुरू किया जाए, ये मुझे एक स्ट्रक्चर नज़र आ गया है, एक जो है वो रास्ता बना हुआ है। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये रास्ता किस तरफ जाता है, क्योंकि ये फसील का अंदरूनी हिस्सा ही नज़र आ रहा है। मुमकिन है कि ये किले की तरफ, मतलब किले के ही किसी हिस्से को जाता हो, बल्कि ये फसील के साथ यूँ लगता है कि जैसे घुड़सवारों के लिए या फ़ौजियों के लिए जैसे दिफाई लाइन होती है,
ये कोई उस तरह का मुझे मामला नज़र आ रहा है कि ये ऊपर की फसील है, ये दरमियान में जो है वो फसील इतनी चौड़ी है कि इस पर घुड़सवार तो क्या हाथी सवार भी चल सकते हैं। ये बैरूनी फसील जहाँ से हम आए हैं, सामने गांव आबाद है कोडी का, तारीख़ी गांव वो तो नहीं रह गया जो मोहनजोदाड़ो से भी 500 साल पहले का था, लेकिन ये कि ये गांव आबाद है। हाँ, ये दोबारा हम मार का सर करने की कोशिश करते हैं और ये तीनों तो ढह गए तो ये जवान नए जो जज्बे के साथ उठ गए और हम अब चल रहे हैं तीसरे दरवाज़े की तरफ। मेरा ख्याल है कि तीसरे दरवाजे के बाद किले का मरकज़ी सहन आ जाएगा। इधर भी वही सूरत हाल है, ये भी मेरा ख्याल है दिफाई मकासद के लिए यहाँ कुछ मुहाफ़िज़ वगैरह तैनात होते थे। तीसरा गेट वेल गेट खूह दरवाज़ों कुआँ किधर गया? अच्छा वो बंद कर दिया जी दरवाज़ा। ये कुएं वाला दरवाज़ा वेल गेट की ये कहलाता था, लेकिन कुआं तो मुझे नज़र नहीं आया। स्पेलिंग ज़रूर लिखे हुए हैं और सिंधी में क्या लिखा हुआ है? खूह डानो अच्छा खूह डाह दरवाज़ा, खूह डाह कुआं की तरफ जाने वाला दरवाज़ा। ये तीसरा दरवाज़ा, यहाँ भी वही मेखें गड़ी हुई हैं और अब तो खैर हाथी तो क्या हम जैसे लोगों ने आना, लेकिन बहरहाल मेखें पता देती हैं इस मजबूती का। तो ये जनाब ड्योढ़ी एक और आ गई। हेलो हाउ आर यू? तो आज मेरा है फॉरेनर्स का कोई ग्रुप आया हुआ है यहाँ पर, लेकिन उनमें से इंग्लिश किसी को नहीं आती। ये जनाब हम आगे किले के मरकज़ी हिस्से में, ये शेड फॉर सोल्जर्स सफ़ैन जी लांडी, ये मेरा ख्याल है इसके ऊपर कभी होगा कोई कवर वगैरह डाला हुआ होगा। ये सिपा सालार जी रिहाइश, विक्ट्री टावर, फतेह टल कहते हैं, टुल कहते हैं, फतेह ठुल ठुल खम्बो, फतेह ठुल, या दोनों ठे बोली जाती है जी, नो प्रॉब्लम नो इशू। अच्छा, हम जो है वो शुरू कर रहे हैं फतेह ठुल से, यानी विक्ट्री टावर जो मास्क भी बनी हुई है। सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाना पड़ेगा, तो सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ हैं, चढ़ते चढ़ते बंदा शहीद हो जाए ये। लेकिन बहरहाल तारीख़ है और दिखानी चाहिए जिस हद तक मुमकिन हो। ये सिपा सालार की रिहाइश भी थी जो तालपुरों की फ़ौज के सिपा सालार थे। ये जनाब वही विक्ट्री टावर और इस पर लगा हुआ मौला अब्बास का अलम कि मैंने आपको नीचे से दिखाया था, ये विक्ट्री टावर है। अब इस विक्ट्री टावर की खुसूसियत क्या है ये नहीं पता। ये एक इमारत जो है वो मुनज़्ज़म हो गई हुई है, शायद ये भी कोई रिहाइशगाह का हिस्सा थी, लेकिन अब इसका वजूद मिट गया हुआ है क्योंकि नए सिरे से बने हैं, इन पर सीमेंट हुआ है। और ये जो है वो हम मुरादी तौर पर छत पर आ गए हैं। विक्ट्री टावर को ताला लगा हुआ है, मज़ीद फतह की गुंजाइश नहीं रही, तो लेकिन फिर भी हम ताले समेत है अंदर से कुछ हिस्सा दिखाते हैं। और सामने दूर जो है वो बुर्जी में बनी हुई खिड़की नज़र आ रही है। दिखाने के काबिल सिर्फ यही है, ये हिस्सा मेरा ख्याल है कि नए सिरे से इसकी तज़ीन व आराइश की गई है। यहाँ से वैसे किले का सहन भी मुकम्मल तौर पर नज़र आ रहा है। और सामने फसील पर कुछ बच्चा लोग और उनके वालिदैन वो चलने की कोशिश कर रहे हैं। चौड़ी फसील है और ये जो इनके दरमियान आपको सुराख नज़र आ रहे हैं, यहाँ से तीर अंदाज और तोपची और अपना बंदूक बरदार, निशान बरदार, वो दुश्मनों की ताक में रहा करते थे। और आइए नीचे चलते हैं। फांसी घाट भी है, बादशाह सलामत के बैठने की जगह भी है, बल्कि इधर से ही मुझे बताया गया है कि इधर से चलें। अच्छा, एक तो हो गए गुलामुल्लाह सयाल, वहाँ तस्लीम नहीं करते ये वैसे, लेकिन ये चूँकि सयाल हैं, ये हीर के रिश्तेदार हैं, रहते ये कुंभ में हैं। गुलामुल्लाह सयाल नाम है इनका, मीडिया से इनका ताल्लुक़ है। आमिर अली ये भी मीडिया से हैं। बोलते सराइकी हो, बनते बलोचो, ये लाशारी हैं, आमिर अली लाशारी साहब। और ये जनाब वन एंड ओनली दोस्त अली
लाशारी। ये जनाब बलोच कबीले हैं और चूँकि सिंध बलोचिस्तान और पंजाब में आबाद हैं सरहदों पर, तो ज़्यादातर ये घरों में साइकी बोलते हैं और जब बाहर निकलते हैं तो फिर ये सिंधी बन जाते हैं और सिंध में रहते हैं। गुलाम अल्लाह साहब कहते हैं जी कि हम उर्दू भी बोलते हैं। सारा आंखों पर सरकार, तो हमारी नाक के कोके हैं जी, आप सदा सलामत रहें, सदा अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे। इस बहाने हम चलते चलते जो है वो फसील के ऊपर हम उस तरफ जा रहे हैं जहाँ कभी बादशाह सलामत बैठा करते थे। ये अपना पुरानी इमारतें हैं, कहीं कहीं बोर्ड लगे हुए हैं, वो मैं नीचे उतरता हूँ तो आपको भी दिखाता हूँ। ख़जाना बैरक भी है। पहले जिस रास्ते से चल पड़े हैं इस रास्ते को अपने अख्ताम तक पहुँचाएँ। ये पुराना एक खंडर इमारत जो है वो इस पर लिखा हुआ है। ये रॉयल किचन की इमारत हुआ करती थी, जो बाहर बोर्ड लगा हुआ है। ये बावर्ची खाना था। यानी मुग़ल इस बात पर नाज ना करे कि जी उनके सिर्फ किचन हुआ करते थे, रॉयल किचन। तालपुरों का भी रॉयल किचन होता था। तो हैं ये ज़रा 2 मंजिला इमारतें थी। अब तो जो है वो जो है वो छतें भी नहीं रह गई, खाली दीवारें रह गई खड़ी हुई। ये एक और इमारत है, मेहमान खाना कह सकते हैं आप इसे, मेहमानों के लिए थी ये इमारत है। तो ये जनाब आगे बड़ा खौफनाक और ख़तरनाक इलाका आ गया, यानी कि यहाँ से जो है वो दीवार टूट गई हुई है ये। और ये चूँकि हिस्सा सलामत है, वैसे मुझे पीछे से कहा गया ख्याल से, लेकिन अल्लाह खैर करने वाला है। हम इधर से चलना है। अच्छा हाँ जी, इधर से ये चलना है। रास्ता है। अच्छा जी, हमने इधर से अब नीचे उतरना है। इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। वाह। तो जनाब ये हम उतर आए नीचे, ऊपर से नीचे आ गए। आसमान से गिरे खजूर में अटके। खजूर में फिलहाल कोडी जी किले में। फिलहाल कोडी जी किले में अटके। तो ये कोडी जी के दरो दीवार किला तारीखी है। अच्छा, बादशाह सलामत कहाँ बैठते थे जी? ये मेहमान खाना है। ये तो मेहमान खाना, मुझे पता चल गया कि ये मेहमान खाना है। बादशाह सलामत की तरफ बैठते थे। वो आ गया है। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ था जो हम पीछे छोड़ कर आए हैं? शाही गुसल खाना। अच्छा जी, जो नहाने की जगह। अच्छा ये कभी कभी नहाया भी करते थे। तो आइए, मुझे एक नज़र आ गया है। क्या है जी? शाही गुसल खाना। शाही गुसल खाना, अच्छा, जिसकी छत टूटी हुई थी वहाँ से जहाँ से मैं गुजरा था वो बुनियादी तौर पर शाही गुसल खाना था। तो मेरा ख्याल है कि नहाते हुए शायद आसमान को तकना इनके यहाँ इबादत होगी, तो इसलिए जो है वो मुमकिन है कि पहले से टूटी हुई छत हो, लेकिन बहरहाल अब नहीं है। ये शाही गुसल खाना था जी। उधर भी खिड़की खुलती है, लगता है कि नज़र रखते थे नहाते हुए भी अमूर मुमलिकत पर। इसके अंदर भी चले चलते हैं यार, है तो खाली, लेकिन देखने में तो कोई हर्ज नहीं है। ये जनाब मेहमानों के लिए जो है वो कमरा था, मेहमान खाना। सबके 5 स्टार। 5 स्टार होटल। इस वक्त चमगादड़ों का 5 स्टार होटल है। ये एक चमगादड़ उड़ के गई, वो ऊपर छत पर लटकी बैठी है। तो ये इधर से हम बाहर निकलते हैं। ये सारे ताक बने हुए हैं। कभी इसकी दीवारों पर बड़ा मुनक्कश काम हुआ था, ऐसा नहीं कि ये खाली खुली दीवारें थीं। ये आपको यकीनी तौर पर नज़र आ रहा होगा। तो कभी ये किला भी जो है वो अपनी मिसाल आप हुआ करता था, लेकिन अब भी अपनी मिसाल आप है तबाही में, पहले खूबसूरती में और अब बर्बादी में। सो ये जनाब अंदर कोट के अलावा एक और अंदर कोट, ये बैरकें बनी हुई हैं। सारे मुहाफिज और सिपाही जो है वो यहाँ रहा करते थे। तो ये तोपों का तारुफ मैं करवाता हूँ। इसमें कहीं कहीं तोपें भी हैं। ये अपना ये जनाब एक बैरक का, और आगे अंधेरा रास्ता, मेरा ख्याल है कि आगे हो सकता है बिल्लियों ने या जो है किसी ने बसेरा किया हुआ हो। ये इधर से तो खैर बंद है, इस छोटे से दरवाजे से मैं अंदर आया हूँ। और ये जनाब इस कमरे में एक अदद तोप रखी हुई है। इसकी जो है वो तोपें पिछले दिनों गुम की गई थी। ये हमारा एक नौजवान तोप चलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये कि जो है वो नाकाम हो गए हैं। ये जो है वो बड़ी तोप जो जिस तरह की नज़र आ रही है, कहते हैं कि ये 90 के लगभग तोपें इस किले से गायब हो गई थी, जिनमें से 11
रिकवर कर ली गई हैं। हम जो है वो हमारे साथ हैं दोस्त अजील आशारी साहब, हम उनसे बात करेंगे कि ये भाई तोपें कौन ले गया था, कैसे, क्योंकि उनमें से एक तोप पुलिस लाइन से भी मिली है। और तो बाकी तो बातें छोड़ें, इसका मतलब ये कि पुलिस वाले भी जो है वो इससे मुस्तफ़ीद हो रहे थे इन तोपों से। अब वो क्या करते थे इन तोपों का, ये अल्लाह जाने, या उन्होंने जो है वो हो सकता है शो पीस के तौर पर लगाई हो। ये भी जनाब अंधेरी बैठ के बारकें, लेकिन इनमें किसी ज़माने में सिपाही जो हुआ करते थे। अच्छा जी, इसी दरवाजे के सामने खड़े होकर, अच्छा वो मरियम तोप वगैरह किधर है? वो ऊपर पड़ी है आगे, है ना? अच्छा चल, वो बड़ी तोप है। अच्छा चल ठीक है। ये जनाब अब बादशाह सलामत के जो हिस्सा है उसमें जा रहे हैं। ये अच्छा खासा बड़ा किला है, गालिबन कोई 1.5 से 2 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये देखिए कि एक और वसी मैदान हमारे सामने आ गया। मुझे इसे देखकर जो है वो किला लाहौर, वो तो खैर बहुत खूबसूरत उन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन इसको खूबसूरत तो नहीं बनाया, लेकिन ये अच्छा खासा बड़ा किला है। ये क्या होते, असेंबली जैसे स्कूल होती है। अच्छा ये जो आपको चबूतरा एक ईंटों का लगा हुआ है, एक नज़र आ रही है मुस्ततील जगह, कहते हैं कि यहाँ सिपाहियों की असम्बली हुआ करती थी, यानी हाज़िरी लगा करती थी उनकी सुबह, जो सिपाही यहाँ रहते थे। ये मेरे साथ साथ फजील है और इसके अंदर जो है वो कमरे बने हुए हैं। हम चल रहे हैं बादशाह सलामत को आदाब बजाना लाने के लिए, जो उस वक्त तालपुर हुक्मरान यहाँ हुआ करते थे और यहाँ बाकायदा बैठा करते थे। कोडी जी उनका एक दारुल खिलाफे की हैसियत रखता था या दारुल हुकूमत की हैसियत रखता था। उन्होंने बहुत सी इमारतें तामीर करवाई। ये जनाब दूर तक किला, वो आगे जो है वो बादशाह सलामत के बैठने की जो है वो ये जो छतरी आपको नज़र आ रही है, यहाँ बादशाह सलामत बैठा करते थे। ये किला चौड़ाई में कम और लंबाई में ज़्यादा है, ये इसकी एक इनफरादियत है। बाकी किले आपको मुस्ततील सूरत में मिलेंगे, मुरब्बा शक्ल में मिलेंगे, ऊंचे ऊंचे चबूतरों पर बने हुए, लेकिन इससे पूरी पहाड़ी को घेर रखा है। ये चौड़ाई में बाज़ जगहों पर ये जो है ये इसकी मुकम्मल चौड़ाई है, ये भी फसील है और इधर भी फसील है, लेकिन ये लंबाई में ज़्यादा है। तो बहरहाल हाँ, ये मुनफरद तर्ज़ तामीर है किलों के हवाले से। और कोडी जी को ये कहा जाता है कि कोडी जी जैसा किला पूरे पाकिस्तान में और है भी कोई नहीं, मतलब जिस अंदाज़ का ये किला बना हुआ है। तो ये बादशाह की छतरी, मैंने बताया था पहले भी आपको कि फॉरेनर्स आए हुए हैं, लेकिन मेरी बदकिस्मती कि इनमें से कोई अंग्रेज़ी नहीं जानता। ये सारे के सारे जो है वो इटालियन हैं। मैंने बाद में भी एक और साहब से भी बात करने की कोशिश की, तो लेकिन ये जो है वो इन्हें अंग्रेज़ी नहीं आती और मुझे इटालियन नहीं आती, मतलब एक जैसे हैं हम लोग। एक तोप ये रखी हुई है, इसका रुख जो है वो उसी अंदाज़ में रखा गया है जैसे पहले रखा जाता था, यानी दुश्मनों से लड़ने के लिए। ये छतरी बनी हुई है, इसका बोर्ड मिट गया है, अब अल्लाह जाने कि इस बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था। तालपुर हुक्मरान, ये उनकी नशिस्त थी और आगे फिर पूरा दरबार लगा करता था। ये जनाब इसका रास्ता भी कहीं से होना चाहिए। हाँ ये जी, ये जनाब इसका रास्ता ऊपर जाने का। ये बादशाह यहाँ बैठा करते थे। ये सामने जैसलमेर बुर्ज है। अच्छा, चूँकि ये जो मेरा सीधा हाथ है या ये साइड जो है ये असल में राजस्थान को लगती है, इधर हिंदुस्तान की सरहद है और उसके पार राजस्थान है। और राजस्थान का शहर जो है वो जैसलमेर है। जैसलमेर के लोगों ने इस किले की तामीर में बहुत हिस्सा डाला हुआ है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या हिस्सा डाला। इसीलिए इसका रुख चूँकि जैसलमेर की तरफ था तो इसलिए इसका नाम ही जैसलमेर बुर्ज रख दिया गया और दूर तक जो है वो ये किला फैला हुआ है। मैंने कहा ना कि ये जितनी बड़ी पहाड़ी है उतना ही बड़ा किला है। तो आइए हम भी एक नज़र ऊपर डाल के तो वापस आते हैं कि जो है वो जैसलमेर बुर्ज जो है वो कैसा दिखता है ऊपर से। एक तोप यहाँ भी रखी हुई है, ये जनाब बड़ी तोप है, इसको ताला शाला भी लगा हुआ है। ये इसी तरह की जो है वो 90 तोपें यहाँ से गायब हो गई थी और बाद में जो है वो बरामद की गई हैं तोपें। ये बुर्जियों की जो है वो दुश्मन पर निगाह रखने के लिए
यहाँ उनके ये ऑब्जर्वेशन पोस्ट आप कह सकते हैं इन्हें, कि यहाँ से जो है ना वो लोग अपने दुश्मनों पर निगाह रखते थे। दोस्त अली लाशारी साहब कुंभ के और खैरपुर के और कोटडीजी के न सिर्फ माशाल्लाह नामवर सहाफ़ी हैं, बल्कि ये तारीख़ के हवाले से बहुत कुछ जानते भी हैं। यहाँ कितने टावर थे कोटडीजी किले में? शाह साहब, ये कोटडीजी जो किला है इसमें 3 बड़े बुर्ज टावर थे। एक विक्ट्री टावर, दूसरा जैसलमेर और तीसरा सफ़न सफ़ा। जैसलमेर के सामने तो हम खड़े हैं। आगे जाएंगे तो वो है सफ़न सफ़ा है, फिर विक्ट्री टावर भी आप दिखा के आए पीछे, सही वो है। तो इनमें जो मेन तोहफ़ें थी वो रखी गई, एक मरियम तोफ, दूसरी मुल्क मैदान और तीसरी का मुझे नाम अभी जहन में नहीं आ रहा, लेकिन बड़ी जो मेन तोहफ़े थी वो इन बड़े बुर्ज टावर पर रखी गई थी। ये जो मरियम तोफ है इसकी बड़ी तारीख़ है। एक खैरपुर शहर का चौक है जिसको मरियम तोफ के नाम से जो है वो नाम दिया गया। ये मरियम तोफ जो थी वो उस चौक पे रखी गई थी। कई सालों बाद, लगभग 50-60 साल कबल यहाँ से जो है 90 से ज़ायद तोहफ़ें जो है लापता हो गई थी, जिनमें से अभी कुछ बरामदी हुई है। काफ़ी मीडिया ने दिखाया भी है, हमने ख़ुद भी उन पर रिपोर्टिंग की है। तो ये जो तोहफ़ें थी, अब 11 तोहफ़े जो हैं वो बरामद हो चुकी हैं जो इस कोटडीजी किले में रखी गई। मुझे ये बताएं कि जब चौक पर रखी हुई थी तो लापता कैसे हो गई वो? तो नहीं, चौक पर रखी गई ऐसे जब यहाँ से उतारी गई थी, तो आप देख रहे हैं कितना ऊंची पहाड़ी पर ये किला है, तो ऐसे बेदर्दी से इनको मशीनरी से उतार कर नीचे फेंका गया। इनकी कोई जो है ना वो देखभाल करने वाला नहीं था, किसी ने कोई इनकी मालकी नहीं की। फिर ऐसे ही लोग तोहफ़े के तौर दे दी, भाई इधर ले जाओ इधर ले जाओ, कोई इनको पूछने वाला किसी को नहीं था। बस ऐसे ही मीरों की रियासत थी, उनके बाद जो है लावारिस होता गया किला, किसी ने देखभाल नहीं की। फिर मरियम चौक को मरियम तोप का नाम दिया गया, वहाँ मरियम चौक बन गया। फिर ये दूसरी एक नेशनल म्यूज़ियम से कराची से लाई गई एक तोप, वो सफ़न सफ़ा या मुल्क मैदान है, मुझे उसका नाम जहन में नहीं है। और 2 डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के दफ्तर से जो है वो बरामद हुई, पुलिस लाइन से बरामद हुई। इसी तरह 11 तोहफ़े जो खैरपुर के मुख्तलिफ चौक चौराहे से लाकर इस किले में रखी गई। अभी भी वो 70 से 80 तोहफ़े जो है वो लापता हैं। जो यहाँ पर बाहर से आता है वो अपना खुद अरेंज करके आता है। वहाँ पर तो जैसे आप पानी का ठंडा कूलर साथ लेकर आए हैं ना, जो अभी यहाँ हमारे पास मौजूद नहीं है, गेट पर छोड़ा है। चलिए, बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया आपका, सलामत रहे। अगर तारीख पर नजर डालें तो हज़ारों साल पहले खैरपुर मीर से तकरीबन 15 मील के फासले पर कोटडीजी के मगरिब की जानिब पहाड़ी पर एक छोटा सा शहर आबाद था। ये डीजी रानी के दौर में काफ़ी मशहूर था। वक्त के साथ साथ शहर तो बाकी ना रहा, लेकिन डीजी के नाम से ये पहाड़ी अपनी जगह मौजूद है, यानी मौजूद रही। यहाँ पर जब माहिरीन आसार क़दीमा की तरफ से खुदाई की गई तो कई नाज़िर अशिया बरामद हुई। चूँकि ये किला डीजी पहाड़ी की उसी पुरानी बस्ती पर बनाया गया, इसलिए इसे कोटडीजी का नाम दिया गया। जिन पहाड़ों पर किले की तामीर हुई वो पहाड़ियाँ बुनियादी तौर पर रेत और चूने के पत्थर की हैं, जो खैरपुर रियासत में 20 मील जनूब से दाखिल होती हैं और आगे चलकर डीजी के किले के बराबर मगरिब की तरफ मुड़ती हैं। इन पहाड़ों को घाड़ के नाम से जाना जाता है। किला इन टेकरियों की एक छोटे से सिलसिले पर तामीर किया गया है। इस महफूज और अपनी तर्ज के शानदार किले की तामीर वैसे ही हुई जैसी अक्सर बादशाहों के ख्वाबों की ताबीर होती है। गरीब और ग़ुलाम आखिर कब काम आएंगे, यहाँ भी बेचारी गुर्बत ने तपते दिनों में इस तवील और पेचीदा तामीरात को मुकम्मल किया। उन ज़मानों की तारीखें इस किले की तामीर के मुतल्लिक़ अपनी भीगी आंखों से जो हक़ाइक़ बयान करती हैं वो बड़े अजीब व गरीब हैं। तारीख़ी किला कोटडीजी रियासत खैरपुर के शाही ख़ानदान के शाहाना अंदाज़ की गवाही देता है। खैरपुर रियासत के पहले हुक्मरान मीर सोहराब खान तालपुर ने 3 किले तामीर करवाए थे, जिनमें से एक किला अहमदाबाद था। चूँकि ये किला डीजी पहाड़ी की इसी पुरानी बस्ती पर बनाया गया था, इसलिए ये कोटडीजी के नाम से मशहूर हुआ या पुकारा जाता है। इसके अलावा बाकी 2 किले सरहद के उस पार भारतीय शहरों जोधपुर और जैसलमेर में राजस्थान के सहरा में आज भी मौजूद है। कोटडीजी किला की तामीर का आगाज़ 1785 में किया गया, जबकि इसकी तकमील 1795 में हुई। किले को ईरानी माहिर तामीरात ने डिज़ाइन किया, जबकि तामीराती काम की निगरानी खैरपुर रियासत के वज़ीर तामीरात सराय मोहम्मद सालेह ज़हरी बल्लोच ने की थी। इसकी तामीर में हज़ारों मज़दूरों, कारीगरों और माहिरीन ने हिस्सा लिया। एक अंदाजे के मुताबिक ये किला सतह ज़मीन से 70 फुट की बुलंदी पर है, जबकि इसकी लंबाई 5000 फुट यानी तकरीबन 1 मील, 5280 फुट का 1 मील होता है, 5000 फुट और चौड़ाई 3000 फुट है। इसका तूलो अर्ज़ 85,730 मरबा मीटर है। किले की फसील पक्की ईंटों से तामीर करदा है और चारों तरफ फसील और पहाड़ों पर मोर्चे बनाए गए थे।
तकरीबन 1.8 मुरबा किलोमीटर पर मुहित इस तारीखी किले में कई छोटे बड़े बुर्ज बनाए गए हैं। जोधपुर और जैसलमेर की सरहदें चूँकि खैरपुर रियासत से मिलती हैं, तो जब वहाँ सूखा पड़ता यानी कहत पड़ता और खाने के लिए घर में कुछ न बचता तो लोग इस रेगिस्तानी इलाके से सिंध की तरफ आते। इन आए हुए लोगों को किलों की तामीर पर लगाया जाता। अहमदाबाद जैसा किला यानी ये कोडीजी जो किला मैं इस वक्त खड़ा हूँ, ये भी इसी तरह तामीर हुआ। वो लोग जो सारा दिन इस किले की तामीर पर मजदूरी करते, उन्हें बदले में रोज़ एक पाटी जवार दिया जाता था। यानी उन्हें पैसे नहीं मिलते थे बल्कि अनाज दिया जाता था, और एक पार्टी में तकरीबन 1 किलो के बराबर ज्वार आ जाती थी, जिसको घर ले जाकर पीस कर आटा बनाया जाता था। इस आटे से अंदाज़न 6 रोटियां बनती होंगी, और ज़रूरी नहीं कि घर का एक फ़र्द किले की मजदूरी पर जाए, ज़्यादा भी जा सकते थे। यानी अगर एक मज़दूर आता था तो जितनी मजदूरी उस बंदे को मिलती थी उससे 6 रोटियां बन सकती थी। राजस्थान की तरह जब कच्छ की तरफ भी सूखा पड़ता या कहत पड़ता या मतलब कमी होती है अनाज में, तो लोग आटे के लिए अपने जो है वो बच्चे बेचते थे। ऐसी सूरत में जब बादशाहत का दौर दौरा हो और आवाम की अहमियत खसो खाशाक से भी ज़्यादा ना हो, तो 1 या 2 पार्टी के जवार या बाजरे का मिलना इन बदनसीबों के लिए कम से कम ज़िंदा रहने की ज़मानत तो था। मीर सोहराब के इमामगढ़ और शाहगढ़ किले भी इसी तरह ही बने थे। यानी जो जोधपुर और जैसलमेर में जो किले हैं वो भी उन्हीं लोगों ने तामीर किए थे जो कहत ज़्यादा थे और जिन्हें खाने पीने के लिए कुछ मुयस्सर नहीं था। ये एक हरबी किला है जिसकी दीवारें 20 फुट लंबी और 6 फुट चौड़ी है। किले की इमारत तकरीबन गोल दायरे में पक्की हुई ईंटों और पत्थर की चुनाई पर खड़ी है। किले के चारों तरफ पे पहाड़ियों पर मोर्चे बनाए गए हैं और इस किले और पहाड़ियों के गिर्द मिट्टी की 25 फुट लंबी और 12 फुट चौड़ी दीवार खड़ी की गई। इस किले की खुसूसियत ये है कि दुश्मन किसी भी तरफ से किले को फतह करने के लिए गोलाबारी करे, लेकिन तोप के गोले किले के अंदर नहीं गिरेंगे। यानी इसका नक्शा इस तरह बनाया गया है कि ये इसको निशाना लेना आसान नहीं था, क्योंकि इसकी चौड़ाई कम है, लिहाजा तोप का गोला इसके अंदर नहीं गिरता था, बेशक दुश्मन किसी भी तरफ से हमला करे। ये किला उन इंजीनियरों के कमाल फ़न का सबूत है जिनके पास कोई डिग्री नहीं थी। इस किले के मरकज़ी दरवाज़े पर एक ज़माने में फ़ारसी शेर भी कंधा थे, लेकिन अब वो मिट चुके हैं। इस किले पर सिपाहियों के 75 दस्तों के साथ एक किलेदार रहता था जिसे नवाब बुलाते थे। किले में काफ़ी बारूद और 100 के करीब तोपें मौजूद रहती। ये किला तकरीबन त्रिशूल की शक्ल जैसा नज़र आता है। ये जिन पहाड़ियों पर बनाया गया है उनका सिलसिला जनूब मशरक़ से होता हुआ शुमाल मगरिब की जानिब जाता है और रोहड़ी तक चला जाता है। यहाँ अतराफ़ से जो पत्थर हासिल होता है वो इतना मजबूत नहीं जिसे तामीरात में इस्तेमाल किया जा सकता हो। यही सबब है कि किले में ईंटों का इस्तेमाल किया हुआ है। ईंटों के इस्तेमाल के अलावा मज़ीद 3 बातों का ख़ास ख्याल रखा गया है। एक ये कि कोर्ट को 3 दिफाई लाइनें दी गई हैं। दूसरा ये कि किला जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है इसकी दीवारें अंदर की तरफ झुकती चली जाती हैं, जिससे नीचे की निस्बत ऊपर की वुसअत कम होती जाती है। और तीसरा ये कि किला जिस पहाड़ी पर बनाया गया है उस पहाड़ी का अमूद ऊपर जाते हुए तंग होता जाता है, जिसकी वजह से हमला करने वाले का इस पर चढ़ना इंतहाई मुश्किल है। हमला करने वाले का क्या, हमारा चढ़ना इंतहाई मुश्किल था। हमला और जब आएंगे वो सांस उड़ी लेंगे हमारी तरफ। किले में दाखिल होने के लिए फ़कत एक ही रास्ता है और वो मरकज़ी दरवाज़े से है, लेकिन मरकज़ी किला उस दरवाज़े के बाद 3 दरवाज़ों के बाद शुरू होता है। यानी जो पहला दरवाज़ा है मरकज़ी दरवाज़ा एक तरफ रह गया, उसके बाद मज़ीद 3 दरवाजे हैं, फिर किला शुरू होता है। अच्छा, किला इतना ऊंचा है कि अगर मतलब जो इसका इंतहाई ऊंचा मकाम है, अगर वहाँ तक पहुँचना नामुमकिन नहीं तो बहुत मुश्किल ज़रूर है। बाहर से देखने पर इस किले की जो चीज़ सबसे ज़्यादा आपकी तवज्जो का मरकज़ बनती है वो एक बुर्ज जैसी तामीर है जिसे मुकामी ज़ुबान में ठल कहते हैं। हम इसे टावर कहकर पुकार सकते हैं। अगर आपने हैदराबाद के पक्के किले के पुराने स्केचेस देखे हों तो ये बिल्कुल उसी टावर जैसा बना हुआ है जिस पर मीरों की हुकूमत का झंडा लहराता था। यहाँ भी ये फतह ठल के नाम से जाना जाता है या विक्ट्री टावर, और सारे किले की जान महसूस होता है। इस टावर के बारे में मौरख़ीन ने लिखा है कि ये टावर जो है वो अगर कोई किला फ़तह कर लेता था तो फ़तह करने के बाद इसी बुर्ज पर वो अपना झंडा लहरा कर फ़तह का ऐलान किया करता था। किले के 4 बड़े बुर्ज हैं जबकि छोटे बुर्ज 50 के लगभग हैं, जो कुछ हकीकतों की वजह से मशहूर हैं। इसमें पहला सफ़न सफ़ा बुर्ज है। ये किले के मगरिब की तरफ आखिरी कोने पर है। इस बुर्ज पर गुज़रे ज़माने में सफ़न सफ़ा नाम की तोप रखी हुई थी, इसी वजह से इसका ये नाम पड़ा। इसके साथ दूसरी तोप भी मलक मैदान के नाम से रखी गई थी और इसे इन दोनों नामों से याद किया जाता है। तीसरे बुर्ज का नाम शहीद बादशाह के नाम पर रखा गया। ये शुमाल मगरब में
नेशनल हाईवे की तरफ है। इस बुर्ज के पैरों में एक पीर शहीद बादशाह का मज़ार है और ये इसी नाम से मशहूर हुआ। तीसरा बुर्ज जैसलमेर बुर्ज है जो मशरक़ी कोने पर है। क्योंकि इस तरफ जैसलमेर है तो ये नाम इसी वजह से मशहूर हो गया। चौथा बुर्ज एक तोप के नाम पर मरियम के नाम से मौसूम है जो किले के शुमाल की जानिब है। ये नामवर तोपें जिनके नाम से ये बुर्ज मशहूर है वो अब यहाँ नहीं। मरियम तोप तो मेरे ख्याल यहाँ मौजूद है अब। मरियम तोप यहाँ मौजूद है, बाकी तोपें मौजूद नहीं। किले में बनी गुलाम गर्दिशें किले के ऊपर वाले हिस्से में जनूब मशरक़ और शुमाल मगरब में दीवारों के साथ अंदरूनी तरफ देखने को मिलती हैं। ये सफ़ा सफ़ा बुर्ज से शुरू होकर शुमाल मशरक़ के कोने तक यानी जैसलमेर बुर्ज पर ख़त्म होती हैं। ये गुलाम गर्दिशें बाहर से तो जैसी भी नज़र आती हैं लेकिन असल में ये फ़ौज यहाँ रखा करते थे, यहाँ उनके फ़ौजी मुकीम होते थे और कोर्ट के बीच में खुले हिस्से में खैमे लगाकर उनकी रिहाइश का इंतज़ाम किया जाता था। फ़ौज के रहने के लिए अलग बंदोबस्त किया हुआ नज़र आता है। भूल भुलैयों जैसे इस किले में तीसरे दरवाजे के सामने मगरिब की तरफ दीवारों में छोटे छोटे खाने बने हुए हैं। पहली बार जब इन पर नज़र पड़े तो ये यूं ही महसूस होता है कि शायद ये रोशनी के लिए बनाए गए हैं, लेकिन एक वक्त ये था कि यहाँ जो है वो रोशनी के लिए नहीं बनाए गए थे बल्कि ये बाहर दुश्मन पर नज़र रखने के लिए बनाए गए थे। एजाज़ुल्लाह क़दूसी के मुताबिक मीर सोहराब ने अपनी वफ़ात यानी 1830 से पहले कारोबार हुकूमत अपने बेटों के हवाले करके कुछ अर्सा यहाँ आकर कोशा नशीनी की ज़िंदगी भी गुजारी थी। मीर अली मुराद ख़ान यानी मीर सोहराब ख़ान के जो बेटे थे वो भी इस किले में रहे। इस रिहाइश के करीब बावर्ची खाना भी है जो कच्ची ईंटों से बना हुआ है। साथ में और भी कच्ची ईंटों के कमरे हैं जो शायद नौकरों के लिए बनाए गए थे। जैसलमेर बुर्ज से पहले वो महराबों वाली मुख्तसर तामीर है जो जब बनी होगी तो यकीनन शानदार दिखाई देती होगी, जिसे जो है वो जगह कहा जाता है जहाँ कभी बादशाह सलामत या मीर खुद बैठा करते थे। जैसलमेर बुर्ज पर एक तोप रखी हुई है, ये बड़ी तोपों में इसका शुमार होता था। ये 1887 की बनी हुई तोप है, ये वो तोप है। इसी तरह की तोपें जो है वो जो दूसरे बड़े बुर्ज हैं उन पर भी रखी गई हुई हैं और यही वो तोपें थी जो 100 के लगभग थी या 90 के लगभग थी जो गायब भी हो गई और एक अरसे के बाद कोई पुलिस लाइन से बरामद हुई, कोई डीसी ऑफिस से मिली और कोई किसी चौक पर लगी हुई लावारिस पड़ी थी। इसमें तो कोई शक नहीं कि मीरों ने अपने किले बहुत मजबूत बनवाए, लेकिन वो अपनी हुकूमत को मजबूत ना रख सके। कोट डीजे का किला जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ मीरों ने इसीलिए बनवाया था कि ये किला उनकी हुकूमत की हिफाजत कर सके, लेकिन मामला ये है कि इस किले में लगता ये कि उन्होंने सिपाहियों की जगह चूहे पाले, या तो इसलिए कि चूहे किसी भी चीज़ की बुनियाद को खोखला कर देते हैं। कोट डीजे के किले में आकर मीर यानी तालपुरों का अरूज और जवाल दोनों चीज़ें याद आती हैं। ये सच है कि इसे मिटाया नहीं जा सकता, तारीख़ी हकीकत है कि इन्होंने अपने आकाओं से धोखा किया यानी कल्होड़ों का तख्ता उल्टा, बगावत की और ग़ज़ात पर कब्ज़ा किया। और 60 साल कोई इतने ज़्यादा अरसा नहीं होता कि इनकी तारीख़ को सुनहरे हरूफ में लिखा जाए। इसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत दौलतमंद हैं, इनके पास दौलत बहुत है, फैज़ महल, ये कोट डीजे का किला और ऐसी बेशुमार चीज़ें इनके पास हैं मीरपुर ख़ास में, हैदराबाद में, खैरपुर में। लेकिन मीर सोहराब ख़ान के 3 बेटियों ने अपनी अपनी अलग सल्तनतें कायम की, लेकिन अफसोस की बात यह कि वो 3 सल्तनतें तो कायम हो गईं लेकिन उनमें कभी इत्तफाक नहीं हो सका। बल्कि नौबत यहाँ तक आन पहुँची कि 60 साल के बाद जब चार्ल्स नेपियर ने यानी अंग्रेज़ों ने हैदराबाद पर कब्ज़ा किया और म्यानी की जंग हुई तो एक भाई ने दूसरे भाई के ख़िलाफ़ अंग्रेज़ों का साथ दिया, जिसके नतीजे में अंग्रेज़ सिंध पर कब्ज़ा करने में कामयाब हुए। तालपुरों को ज़वाल किसी और की वजह से नहीं आया, तालपुरों को ज़वाल उनकी अपनी वजह से आया। तो कभी कभी ऐसा लगता है, ख़ासतौर पर जब कोट डीजे का किला आप देखते हैं और इनकी गई गुजरी कहानियाँ सुनते हैं तो वो शेर बेख्तियार याद आता है कि शायद वो इन्हीं के लिए कहा गया है कि इस घर को आग लग गई घर के चराग से। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।